Students, today we are going to discuss chapter 3 of history, nationalism in India. This chapter is very important according to the board exams. The title of the chapter is Nationalism in India. First, we have to know what is the meaning of nationalism and what is India. First, we are going to discuss nationalism. There is two meanings of nationalism. Normally, we think that patriotism is nationalism. Patriotism is a feeling when a pupil respects his country and ready to sacrifice all things for the sake of country. But if we take this definition here, then we will not understand the chapter clearly. So the meaning of nationalism here is the desire of a group of people who share the same race, culture, language to form an independent country. नेशनलिज्म का जो यहाँ मीनिंग है वो है एक ग्रुप के लोग जो कि एक सी नस्ल के हों या एक सी सभ्यता के हों या एक भाषा को बोलने वाले हों या एक धर्म को मानने वाले लोग हों और वो ये सोचते हों कि हम इस आधार पर अपना एक देश बनाएं। तो ये जो उनकी सोच होगी उस सोच को नेशनलिज्म बोला जाएगा, हिंदी में राष्ट्रवाद बोला जाएगा। यहाँ पर इस चैप्टर में नेशनलिज्म का मतलब यही है कि कब भारत के लोगों ने ये सोचा कि हम भारत का निर्माण करें, और ये जो सोच थी राष्ट्रीयता की कि हमारा एक देश बने, ये एक दिन में विकसित नहीं हुई। इस राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने में एक लंबा समय लगा और इसका एक लंबा इतिहास है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वो कॉजेस क्या थे जिसके कारण ये राष्ट्रीयता की भावना, ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स हम भारतीय लोगों के बीच में उत्पन्न हुई। कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, यहाँ पर 1947 से पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई। वो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए बनाई थी, लेकिन उन पॉलिसीज़ ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर दी। उसमें से सबसे पहली पॉलिसी थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ के लोगों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना शुरू किया। इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश एजुकेशन देने का जो पर्पस था ब्रिटिशर्स का, उसके पीछे उनका लालच था, उनका सेल्फिशनेस थी। क्योंकि ब्रिटेन से जो एम्प्लॉय भारत में जॉब करने के लिए आते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मोटी रकम लेते थे, जिससे कि कंपनी को नुकसान होता था। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना भारतीय लोगों को इंग्लिश पढ़ा दी जाए, जिससे उनको भारत में काम करने के लिए लोकल लोग मिल जाएं जो उनकी भाषा को जानते हों। इसलिए लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारतीय लोगों को कंपनी ने इंग्लिश माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। इसका रिज़ल्ट अंग्रेज़ों ने तो सोचा था कि उनको वर्कर्स मिलेंगे, लेकिन इसका रिज़ल्ट कुछ और ही हुआ। जब भारत का युवा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा और उसने जाना कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ द राइट्स ऑफ सिटीज़न, तो जब उसने पढ़ा, अमेरिका के विषय में पढ़ा और ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ा, तो जान गया कि वो डेमोक्रेसी क्या होती है। और जब वो जान गया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो भारतीय युवा ने भी प्रयास किया कि भारत में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप देखेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं। वो या तो मोस्टली लॉयर्स थे या टीचर्स थे। इन लॉयर्स और टीचर्स ने ही पूरे आंदोलन को लीड किया। और ये लॉयर्स और टीचर्स कैसे बने? ये बने इंग्लिश एजुकेशन से। इस इंग्लिश एजुकेशन ने भारतीय लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया
कि हमारा भी अमेरिका की तरह या ब्रिटेन की तरह एक देश होना चाहिए, और ये फीलिंग है कि हमारा भी एक देश होना चाहिए, यही राष्ट्रीयता की फीलिंग है, यही नेशनलिज्म की फीलिंग है। इस प्रकार से जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि भारतीय लोगों को वो इंग्लिश माध्यम से इंग्लिश पढ़ाएं, उसने अंग्रेज़ों का तो लाभ किया, लेकिन उससे ज़्यादा लाभ भारतीयों का हुआ कि भारतीय लोग जागृत हुए और नेशनलिज्म की फीलिंग भारतीयों में उत्पन्न हो गई। देखिए, दूसरा जो मुख्य कारण है जिसके कारण नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में स्प्रेड हुई, वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये आपने पढ़ा है इससे पहले वाली क्लासेस में कि 1857 में इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट किया था। इस रिवॉल्ट के हीरो थे बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह आदि। इन लोगों ने उस समय क्रांति की और अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। हालांकि ये जो क्रांति आरंभ हुई थी, ये एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुई थी। सबसे पहले बंगाल के पास बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक व्यक्ति ने अंग्रेज़ों के बातों को मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति कर दी। मंगल पांडे की क्रांति का कारण यह था कि उस समय एक अफवाह थी कि जो उस समय राइफल में कारतूस डाले जाते थे उन पर फैट लगा होता था काऊ का और पिग का। अब काऊ भारतीय हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र थी और गाय का मांस मुंह में हिंदू नहीं ले सकते थे, और पिग सुअरों के लिए जो सुअर होता है वो बहुत ज़्यादा अपवित्र था मुसलमानों के लिए, और मुसलमान भी पिग के मीट को मुंह में नहीं ले सकते थे, जिस कारण उस समय सैनिकों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा गफलत का माहौल था। और इसी बात को लेकर मंगल पांडे ने उन राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया। लेकिन ये मार्च 1857 की बात है। बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ समय पश्चात 10 मई को 1857 में हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ वाले क्षेत्र में जो सेना के सैनिक थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मेरठ पर कब्जा कर लिया। मेरठ पर कब्जा करने के बाद ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़े और दिल्ली पर जाकर कब्जा कर लिया। दिल्ली जाकर इन सैनिकों ने अपना जो नेता चुना वो उस समय के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को चुना, और बहादुर शाह जफ़र की उस समय आयु बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी इन सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय झांसी के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, नाना साहब ने कानपुर पर कब्जा कर लिया, और इस प्रकार ब्रिटिशर्स को उखाड़ने का प्रयास किया गया। किंतु बाद में ब्रिटिश सेना संगठित हुई और इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह को दबा तो दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना हम लोगों में जागृत कर दी। हालांकि इस विद्रोह के कुछ फ़ायदे भी हुए, और वो फ़ायदा ये था कि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, अब सीधे ब्रिटेन का शासन इंडिया में शुरू हो गया। इस प्रकार से 1857 के इन हीरोज़ ने हम लोगों को देश के निर्माण के लिए एक मैसेज दिया, और वही मैसेज हमारा राष्ट्रीयवाद कहलाता है। इसके पश्चात अंग्रेज़ों ने एक और सुधार किया हमारे समाज में। वो समाज का सुधार था प्रेस और मीडिया। अंग्रेज़ों के काल में अखबार छपने शुरू हो गए। इन अखबारों ने हमारे देश को पूरी तरीके से यूनिफाइड करने में मदद की, पूरी तरह से एकीकरण कर दिया। क्योंकि अब अखबारों के माध्यम से कोई घटना अगर तमिलनाडु में होती थी तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उसे पढ़ सकता था, और कोई समस्या उत्तर प्रदेश की होती थी तो तमिलनाडु का व्यक्ति भी उसे जान सकता था। इस प्रकार से जो देश हमारा फैला हुआ था, रीचेबल नहीं था, वो प्रेस के माध्यम से समाचार स्प्रेड होने लगे और समस्याएं एक और की दूसरी लोगों को पता लगने लगी। इसके पश्चात एक और गलती हो गई अंग्रेज़ों से। हालांकि वो गलती ऐसी थी, उन्होंने अपने लिए ये सोच के की थी कि उनको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में वो गलती सिद्ध हुई, और वो गलती थी कांग्रेस की स्थापना, बर्थ ऑफ INC।
ये कांग्रेस की स्थापना की गई एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम के द्वारा 1885 में। ये उद्देश्य ये था कि भारत के लोग फिर से 1857 की तरह क्रांति ना करें, अंग्रेजों के ऊपर हमला ना करें। वो एक ऐसा मीडिएटर बनाना चाहते थे और इस मीडिएटर के रूप में उन्होंने कांग्रेस को बनाया। शुरुआती दौर में जो इसके नेता थे वो सारे के सारे नेता कहलाते थे मॉडरेट, इन्हें बोला जाता है नरम दल के नेता। क्यों? क्योंकि ये लोग अंग्रेजों का विरोध नहीं करते थे, अंग्रेजों का सहयोग करके चलते थे। लेकिन इनमें से एक वायुवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी ने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ टू ब्रिटेन। ये थ्योरी ये थी कि भारत का पैसा यहाँ से ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है। अभी तक ये तो लोगों को पता था कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ना है, इतना तो हम जागृत हो चुके थे, लेकिन क्यों लड़ना है ये दादा भाई नौरोजी ने बताया, क्योंकि हमारा पैसा वहाँ जा रहा है, हमारा विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार इस कांग्रेस ने शुरुआती दौर में राष्ट्रीयता को विकसित करने में बहुत ज़्यादा मदद की और अंग्रेजों ने यहाँ पर एक नीति ऐसी अपनाई थी जिसके कारण उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया ऑल इंडियंस का, चाहे वो तमिलनाडु में रहने वाला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहने वाला हो, चाहे वो बिहार में रहने वाला हो, किसी ना किसी तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों के द्वारा किया गया। और जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो लोग परेशान थे। मैं एक छोटा सा यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ। जब सभी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है तो जिन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है उनमें एकता की भावना जागृत हो जाती है। क्लासरूम से ही एक एग्जाम्पल है। यदि मान लीजिए आपका एक टीचर आकर एक स्टूडेंट को बिना किसी कारण के उसकी पिटाई कर दे तो वो स्टूडेंट क्रोधित होगा, मन में क्रोध पालेगा और वो एक वेनरस से रखेगा उस टीचर के प्रति। दूसरे दिन वही टीचर आकर किसी दूसरे स्टूडेंट को पीट दे, तीसरे दिन तीसरे को पीट दे, चौथे दिन चौथे को पीट दे, तो ये चारों स्टूडेंट बिल्कुल उस टीचर के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और बाकी क्लास के लोगों को भी उस टीचर के खिलाफ संगठित कर प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे उस टीचर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। ऐसा ही यहाँ देश में हो रहा था। उत्तर प्रदेश वालों पर भी अत्याचार हो रहा था, मध्य प्रदेश का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, महाराष्ट्र का भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इस कारण अंग्रेजों के एक्सप्लॉयटेशन के कारण पूरा भारत यूनाइटेड हो गया और इस यूनाइटेडनेस ने ही हमें नेशनलिज्म की ओर अग्रसर किया और हमारे अंदर एक भावना जागृत हुई कि हम हर हाल में हर तरीके से भारत का निर्माण करेंगे। अंग्रेजों ने एक और सुधार किया, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे उनका करने का मकसद तो था यहाँ पे व्यापार को बढ़ाना, लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे के बाद एक एरिया का व्यक्ति दूसरे एरिया में इजीली पहुँचने लगा। जब पहुँचने लगा तो फेस टू फेस बातें होने लगी और प्रॉब्लम शेयर होने लगी और निष्कर्ष निकलने लगे इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार केवल अंग्रेज हैं। तो अब पूरी तरीके से हमारे अंदर राष्ट्रवाद जागृत हो चुका था। हम पूरी तरह से तैयार थे कि हम एक भारत का निर्माण करेंगे और भारत का निर्माण तभी हो सकता था जब इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाता। इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और उस छोटी सी संस्था ने, जिसे कांग्रेस मैंने बोला था, जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, उसी संस्था ने सबसे ज़्यादा विरोध किया अंग्रेजों का और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों को यहाँ से भगाने में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज यूरोप में युद्ध कर रहे थे और उन्हें भारतीय लोगों की मदद की ज़रूरत थी। इस समय हमारे महात्मा गांधी भी अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे और भारतीय लोगों से विनती कर रहे थे कि वो अंग्रेज़ों का सहयोग करें। भारतीय लोगों से कह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हों और अंग्रेज़ों का साथ दें। उसका कारण ये था, अंग्रेज़ों ने वादा किया था इस युद्ध के बाद में हम भारत में सुधार करेंगे। सभी को ये उम्मीद थी कि जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो भारत में सुधार करेंगे अंग्रेज। लेकिन
जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो एक निराशा सी फैल गई। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद में एक नया टैक्स, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, आप जानते हैं इनकम टैक्स आज भी लगता है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया। हम तो सोच रहे थे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऊपर से ये टैक्स लगा दिया गया। दूसरा, इस युद्ध के दौरान फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया, ज़बरदस्ती भारतीय लोगों को सेना में भर्ती किया गया। अब ज़बरदस्ती गांव के लोगों को भर्ती कर कर बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेज दिया। जो भी लड़ने के लिए गया, अनट्रेंड गया, वो मर गया। जिस जिस परिवार का व्यक्ति मरा वो परिवार बहुत क्रोधित था और पूरे भारत के गांव-गांव में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भावना जागृत हो रही थी। और ये वो दौर था जब भारतीय लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। इसी समय एक एपिडेमिक जो इन्फ्लुएंजा नाम का था वो आया और भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा मौतें हुई भारतीय लोगों की। साथ ही साथ इसी समय फेमाइन्स भी हुए और सरकार ने भारतीय लोगों की मदद का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण अंग्रेज़ों के प्रति और ज़्यादा गुस्सा पनपता रहा। और इस वर्ल्ड वार के बाद में जब अंग्रेज़ों ने जो वादा किया था वो सुधार नहीं किए तो गांधी जी भी निराश हो गए। वो गांधी जो कहा करते थे कि अंग्रेज़ बहुत न्यायप्रिय हैं, वो भी कहने लगे कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा मक्कार दूसरी जाति इस दुनिया में नहीं है। और कुछ ऐसा वातावरण तैयार हुआ इस देश का जिससे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष की क्षमता लोगों की दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली गई। रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। देखिएगा, जब हम गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी के विषय में हमें काफ़ी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स और समाज के बीच में गांधी जी के विषय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आज आप स्टूडेंट्स सोशल मीडिया चलाते हैं, रोज़ाना पोस्ट देखते होंगे, गांधी जी के विरुद्ध बहुत सारी पोस्टें आप पढ़ते होंगे। और जब समाज में हम बात करते हैं तो लोग मोस्टली ये कहते हैं कि आज की जो समस्याएं हैं वो गांधी जी की देन है। गांधी जी की एक नेगेटिव छवि पूरे भारत में बनी हुई है, किंतु केवल भारत में। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व मंच पर गांधी जी का वो स्थान है, शायद ही किसी और व्यक्तित्व को वो स्थान प्राप्त हो। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति विश्व मंच पर अग्रणीय स्थान रखता हो उसको हमारे देश में इस प्रकार से सोचा जाए। अगर अब मैं डायरेक्ट गांधी जी के विषय में बताना शुरू कर दूंगा कि उन्होंने क्या किया तो शायद कन्फ्यूजन रह जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि क्यों लोग गांधी जी के लिए नेगेटिव लिखते हैं और गांधी जी ने क्या किया। निस्संदेह गांधी जी एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, लोग एग्जाम्पल देते हैं कि आज़ादी तो हमें भगत सिंह ने दिलवाई, आज़ादी तो हमें आज़ाद ने दिलवाई, गांधी जी ने क्या किया। तो मैं उन लोगों से ये कह देना चाहता हूँ, और आप बच्चों आप भी ध्यान से सुनो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, युद्ध अर्जुन जीता था या भगवान कृष्ण? निस्संदेह भगवान कृष्ण की वजह से ही अर्जुन जीते थे, जबकि भगवान कृष्ण ने कोई हथियार नहीं उठाया था, केवल गाइडेंस दी थी। सेम स्थिति भारत की इस स्वतंत्रता संग्राम की भी है। हथियार किसी और ने उठाए हों बात कोई नहीं, लेकिन उस हथियारों को सही मार्ग देने का जो रास्ता था, सही तरीके से भारतीयों को संगठित करने का जो रास्ता था, वो गांधी जी ने दिया। लगता है कि अहिंसा से कुछ नहीं हो सकता जो गांधी जी का सेंस है, युवा ऐसा सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी आज़ादी गांधी जी ने दिलाई, लेकिन गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है आज़ादी दिलाने में, और वो भूमिका है सबसे प्रथम भारतीयों को आपस में संगठित करने की। जो संगठन का काम गांधी जी ने किया शायद और कोई नहीं कर सकता था। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए आपकी गली के बाहर गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगें और आप घर के अंदर हो। आप अपने मम्मी पापा से कहो कि मैं बाहर जाकर देखूं क्या हो रहा है, तो मम्मी पापा बिल्कुल नहीं जाने देंगे, क्योंकि बाहर गोलियों की आवाज़ आ रही है, बाहर हिंसा हो रही है,
हिंसा से मनुष्य डरता है, वास्तविकता ये है, चाहे वो है वो कुछ भी। तो अगर गांधी जी ये कहते कि बंदूकें उठा लो और अंग्रेजों को भगा दो, तो चंद इंसान घरों से निकलते, और उन चंद इंसानों को हम देख चुके थे 1857 में कैसे कुचल दिया गया था। तो इतना बड़ा जनसमूह जो अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हुआ, उसके पीछे कारण केवल क्या था? अहिंसा। अब मान लो दूसरी सिचुएशन है कि घर के बाहर कुछ लोग आए हैं और वो किसी समस्या पे बात कर रहे हैं, लेकिन बात बड़े प्यार से हो रही है, कोई हिंसा नहीं हो रही है। आप मम्मी पापा से पूछो कि हम जाकर सुन लें, बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि अहिंसा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अहिंसा ने लोगों को घरों से निकलना सिखाया, और जब घरों से लोग निकले अहिंसा के आधार पर, तो एक व्यक्ति से पूरा कारवा बनता चला गया और अंग्रेज घबराते चले गए। गांधी जी ने एक इतने बड़े समूह को तैयार कर दिया कि इतनी संख्या में लोग सड़कों पर आने लगे कि उतनी सेना और पुलिस नहीं होती थी अंग्रेजों की। हालांकि गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, लेकिन आप जानते हैं जनता तो जनता ही होती है। लेकिन फिर भी गांधी जी ने दो बातें कही, दो सिद्धांत थे उनके, अहिंसा और सत्य। उनका कहना था अगर हम सत्य के मार्ग पर हैं, अगर हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास करा दें कि वो गलत कर रहा है, तो उसे समझाने के लिए हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सुधर जाएगा। मैंने आपसे पहले भी क्लासों में कहा था कि लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखिए, अगर नहीं देखिए तो देखें। उसका एक दृश्य मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अहिंसा का क्या महत्व है। एक व्यक्ति एक बिल्डिंग में रहता था और उसे पान खाने का शौक़ था। रोज़ाना वो ऊपर से उतर कर आता था और नीचे वाला जो गेट था उसके पास थूक कर चला जाता था। नीचे वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत जतन किए उसने, लेकिन ऊपर वाला सुधरने का नाम नहीं लेता था। तब उस मूवी में संजय दत्त ने गांधी जी का एक विचार बताया कि भाई जब भी वो थूके तो तुम पोंछा लेके उसे साफ करो और उससे कहो धन्यवाद। उसने ऐसा ही किया। ऊपर वाले ने एक दिन थूका, लेकिन दूसरे दिन उसको अंतर आत्मा में ये लगा, यार ये इतना अच्छा आदमी मुझे धन्यवाद कह रहा है और मैं रोज़ाना इसको परेशान करता हूँ, और उसने वो थूकना बंद कर दिया। तो गांधी जी का जो सिद्धांत है अहिंसा का, वो लोगों को जोड़ने में और लोगों को समझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस अहिंसा के आधार पर ही भारत में लोग घरों से निकले। गांधी जी ने शुरुआती दौर में 3 मूवमेंट्स यहाँ पर चलाए, 3 आंदोलन, जिन्हें मैंने बोला है 3 अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ महात्मा गांधी। फर्स्ट मूवमेंट 1917 में चंपारण, सेकंड 18 में खेड़ा और 18 में ही अहमदाबाद में। ये तीनों एक्सपेरिमेंट मैंने इसलिए बोला है कि गांधी जी ने ये 3 आंदोलन चलाकर एक एक्सपेरिमेंट किया और इस आंदोलनों से भारतीयों के विषय में बहुत कुछ सीखा। और आगे आने वाली जितनी भी लड़ाइयाँ गांधी जी ने लड़ी, वो इन 3 आंदोलनों से जो सीखा हुआ अनुभव था उसी के आधार पर लड़ी। सबसे पहले मैं चंपारण का जिक्र करता हूँ। चंपारण बिहार में एक एरिया है जहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी, और नील की खेती के कारण भारतीय किसान बहुत परेशान था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनसे कॉन्टैक्ट करवा रखे थे और वो नील खरीदा करते थे उनसे। उन्हीं की ज़मीन होती थी अंग्रेज़ों की, बहुत कम पैसा देते थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे जो भारतीय किसान थे। इन्हीं एक परेशान किसानों में से एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने गया 1916 में लखनऊ में, और उसने ये सारी समस्या गांधी जी को बताई। गांधी जी ने उसको कहा कि मैं चंपारण आऊँगा, और एक डेट बता दी कि इस डेट को आप मुझे कैलकाटा में मिल जाना। वहाँ कैलकाटा जाऊँगा, शांति निकेतन, वहाँ से मुझे अपने साथ ले जाना। राजकुमार शुक्ला फिक्स डेट पर वहीं बैठा मिला और गांधी जी को अपने साथ ले गया। गांधी जी ने वहाँ जाकर देखा तो वास्तव में स्थिति बड़ी दयनीय थी किसानों की। गांधी जी ने वहाँ एक आंदोलन चलाया जिसे बोलते हैं सिग्नेचर कैंपेन। बहुत सारे किसानों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, सिग्नेचर करवाए गए उनसे। अंग्रेज़ों ने भी एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के माध्यम से पाया गया कि हाँ, ब्रिटिश प्लांटेशर्स की गलती है, उन्हें पैसा वापस करना चाहिए। अब पैसा कितना वापस करें, तो गांधी जी 25% पे ही एग्री हो गए
बात ये नहीं थी 25%, बात ये थी पहली बार भारत में अंग्रेज झुके थे और ये भारतीयों के लिए गर्व की बात थी। यहाँ पर उन्होंने पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, कोई भूख हड़ताल नहीं की, केवल सिग्नेचर कैंपेन था। इसके बाद दूसरा जो एक्सपेरिमेंट उनका था वो खेड़ा था। खेड़ा में प्लेग नाम की महामारी फैल गई थी, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और किसानों की ये डिमांड थी कि वहाँ पर जो रिवेन्यू है, टैक्स है, उसको कम कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब गांधी जी वहाँ पहुँचे और यहाँ पर पहली मुलाकात गांधी जी की सरदार पटेल से हुई और ये आंदोलन चला। इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली और भारतीय किसानों को रिलैक्सेशन मिला। इसके पश्चात अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनकी समस्या थी, उनको बहुत अच्छा वातावरण नहीं था काम करने का, सैलरी भी कम दी जाती थी। गांधी जी ने उनकी समस्या सुनी और गांधी जी ने वहाँ पर स्ट्राइक के लिए कह दिया, क्योंकि मिल के जो मालिक थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। अब स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन मजदूर कब तक हड़ताल कर सकता है? मजदूरों के घर में वो रोटी बननी बंद हो गई, भुखमरी का कागार आ गया। तब गांधी जी को अनुभव मिला कि लंबे समय तक भारत में हड़ताल नहीं की जा सकती। अगर लंबे समय तक हड़ताल की तो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और आर्थिक स्थिति जब मजदूर की बिगड़ेगी तो पेट के आगे कुछ नहीं दिखता, आंदोलन बीच में ही रुक जाएगा। तो गांधी जी ने यहाँ पर स्ट्राइक को रोका और स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी की भूख हड़ताल शुरू होते ही मिल वर्कर्स दबाव में आ गए और उन्होंने गांधी जी की डिमांड को मान लिया। इस प्रकार गांधी जी ने तीनों आंदोलनों से सीखा कि जो भारत में संघर्ष करना है वो स्टेप बाय स्टेप करना है। एक साथ लंबी लड़ाई नहीं लड़नी, एक साथ लंबी स्ट्राइक नहीं करनी, लोगों को तैयार करना है। लोग इतनी गरीबी के कारण जल्दी झुक सकते हैं, तो उनकी अंतरात्मा को मजबूत करना है। इस अनुभव के साथ गांधी जी ने आगे की ओर प्रस्थान किया। अब मैं बताया, अब तक फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। उम्मीद ये थी कि अंग्रेज सुधार करेंगे, लेकिन सुधार नहीं हुआ। अंग्रेज एक कानून ले आए, रॉल्ट एक्ट। ये कानून क्या था? देखिएगा, एट प्रेजेंट अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उस व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आपको अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है, और 24 घंटे के अंदर पुलिस अरेस्ट करने के बाद में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। फिर कोर्ट में केस चलता है, केस के बाद में सजा हो या छूट जाए और जमानत भी मिल जाती है केस के दौरान, ये व्यवस्था है। और पहले भी ऐसा ही था, लेकिन इस रॉल्ट एक्ट ने क्या कर दिया कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी कारण के, और 2 साल तक कोई मुकदमा नहीं चलेगा, जेल में रहना पड़ेगा। इसको काला कानून कहा गया और सभी लोगों ने विरोध किया। महात्मा गांधी तो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए और उन्होंने सबसे पहले नेशनल वाइड मूवमेंट इंडिया में चलाया, जिसे बोलते हैं रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह। ये 1919 में स्टार्ट हुआ गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने ऐलान किया कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल की जाएगी। पूरे देश में हड़ताल हुई और पंजाब में इस हड़ताल का असर ज़्यादा दिखाई दिया। पंजाब की स्थिति को देखते हुए अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व होता है और गोल्डन टेम्पल के सामने एक बैसाखी का मेला लगता है। क्योंकि उस समय मीडिया का इतना अच्छा साधन नहीं था, तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्हें कर्फ्यू की शायद जानकारी नहीं थी और इसलिए वो लोग मेले को देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। इसी बीच इससे पूर्व में जो वहाँ के 2 कांग्रेस के नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो गोल्डन टेम्पल के सामने ही थोड़ी दूरी पर एक पार्क है, जलियांवाला बाग जिसको बोलते हैं। वहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग चल रही थी, लेकिन जब ग्रामीण जनता ने देखा कि यहाँ पे मेला नहीं है तो वो भी उस मीटिंग में जाकर इकट्ठे हो गए। वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई।
उसी समय वहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर पहुँच गया। जब कभी भी अगर भीड़ इकट्ठी है और पुलिस को भीड़ को हटाना होता है तो वार्निंग दी जाती है और लाठी चार्ज किया जाता है, लेकिन जनरल डायर ने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया और निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गईं। उस समय के सरकार के आंकड़े के हिसाब से तो 100 लोग मरे, लेकिन मरने वालों की संख्या हजारों में थी। और इस घटना ने पूरे भारत को क्रोधित कर दिया। शहर शहर में लोग इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और अंग्रेज़ों के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में पूरे देश में टेंशन की स्थिति थी और महात्मा गांधी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो आंदोलन था इसमें बड़े स्तर पर लोगों ने हिस्सा लिया था, बहुत बड़े स्तर पर लोग घरों से निकले थे, लेकिन कुछ समय बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। अब गांधी जी ने सोचा कि इससे भी बड़े स्तर पर एक आंदोलन की भारत को आवश्यकता है। 1857 के बाद से अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में पूरी तरह से फॉलो की थी। वो क्या कर रहे थे, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर, आपस में भड़काकर दूरियां बढ़ा रहे थे, जिसके कारण वो आसानी से यहाँ पर शासन कर सकें और हम संगठित ना हो सकें। गांधी जी का बहुत समय से विचार था कि हिंदू मुस्लिम संगठित होकर संघर्ष करें। देखिएगा, मैं गांधी जी के लिए एक शब्द बोल रहा हूँ कि वो एक संत थे, और संत जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता। संत के लिए सभी लोग बराबर होते हैं। तो गांधी जी का प्रयास था संत होने के नाते, और जरूरी भी था उस समय कि हम सब लोग संगठित हों। संगठन से ही हम अंग्रेजों को हरा सकते थे, क्योंकि वो वर्ल्ड पावर था, 66 कंट्रीज पर उसका कब्जा था, हम लाठी डंडों से उससे नहीं जीत सकते थे। इसलिए संगठन सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को भी साथ लिया जाए, और उस समय एक मुद्दा था खिलाफत का मुद्दा। ये खिलाफत का मुद्दा क्या था? इस मुद्दे में था ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में टर्की अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, और जो टर्की था, टर्की का जो सुल्तान होता था वो पूरे संसार के मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता था, जिसे बोला जाता था खलीफा। जैसे कि क्रिश्चियंस में पोप होता है, हमारे यहाँ पर हिंदुओं में शंकराचार्य है, ऐसे ही सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता था वो खलीफा। तो उस समय भारतीय मुसलमानों के सामने एक समस्या थी। अगर वो अंग्रेज़ों का साथ देते फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो वो अपने धार्मिक गुरु के खिलाफ लड़ रहे थे, और यदि वो अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते तो वो अपने देश का साथ नहीं दे रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों से एक वादा किया था कि युद्ध जीतने के बाद में टर्की के सुल्तान का कोई अपमान नहीं किया जाएगा, और ना ही टर्की के सुल्तान को जेल में डाला जाएगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों ने ये अंग्रेज़ों का साथ दिया था। किंतु अंग्रेज़ों का कहना था वादे तो किए इसलिए जाते हैं कि तोड़ दिए जाएं। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने मुसलमानों से किया ये वादा तोड़ दिया, और जो सुल्तान था टर्की का उसे जेल में डाल दिया, और उस पर बहुत अपमानजनक ट्रीटीज थोपी जाने लगी, जिससे भारतीय मुसलमान बहुत खफा था। और इन मुसलमानों के लीडर थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने बम्बई में एक कमेटी बनाई थी, खिलाफत कमेटी, जिसका उद्देश्य था खलीफा की टेम्पोरल पावर को बचाना, सांसारिक शक्तियों को बचाना। देखिएगा, इसके बैकग्राउंड में एक बात और बताता हूँ मैं। मोहम्मद अली जिन्ना नाम जरूर सुना होगा आपने। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के ही सदस्य थे अभी तक, और 1916 में 1916 में उन्होंने मुस्लिम लीग से भी, और जो नरमपंथी और गर्मपंथी थे कांग्रेस से, उनको एकीकृत कर दिया था लखनऊ में एक पैक्ट कराकर। और जिन्ना पूरी तरीके से खिलाफ थे गांधी जी के कि इस खिलाफत के मुद्दे को हम अपने आंदोलन में लें। जिन्ना का कहना था गांधी जी से, ना तो हम धर्म को शामिल कर सकते इस आंदोलन में, और ना ही हमारा टर्की से कोई मतलब है। हमें भारत की समस्या पर आंदोलन करना है, हमें दूसरे देश की समस्या पर आंदोलन नहीं करना है। लेकिन गांधी जी का मानना था
कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हिंदू और मुसलमानों को एकीकृत करने का। इसलिए गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ मिलकर एक नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का स्केच तैयार किया, एक प्लानिंग तैयार की। और नॉन कोऑपरेशन ही क्यों, गांधी जी ने एक किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ है वो किसी युद्ध के कारण नहीं हुआ, बल्कि भारतीयों के सहयोग के कारण हुआ है। और जो ये शासन चला रहे हैं भारतीयों के सहयोग के कारण ही चला रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ये साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन को चुना। अब नॉन कोऑपरेशन को स्टेज बाई स्टेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हालांकि कांग्रेस में काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन अंत में गांधी जी की बात को एक्सेप्ट किया गया और जनवरी 1921 में ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये था क्या, जैसे मैंने बताया, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है, सहयोग ना करना। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग करना, नॉन कोऑपरेशन मीन्स सहयोग ना करना। अब सहयोग नहीं करना, कैसे नहीं करना है, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों के स्कूल हैं, स्कूल किसकी वजह से चल रहे हैं, भारतीय विद्यार्थियों की वजह से, भारतीय स्टूडेंट्स की वजह से। अगर भारतीय स्टूडेंट्स स्कूल जाना बंद कर दें तो क्या होगा, स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे अंग्रेजों के। भारतीय लोग जो अंग्रेजों के यहाँ पर क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, टीचर्स की नौकरी कर रहे हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ दें तो उनकी संस्था अपने आप बंद हो जाएगी। और उन्होंने कहा, देखिएगा अभी वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही है आत्मनिर्भरता की। आप सभी समझ रहे हैं आत्मनिर्भरता का मतलब हम भारतीय चीज़ों का प्रयोग करें। तो तीसरी चीज़ यही थी गांधी जी की कि हमें केवल और केवल स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना है, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है। साथ ही साथ गांधी जी ने महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी इस आंदोलन में। और वो जिम्मेदारी क्या थी, वो भी अभी रिसेंटली आपने देखा, इस लॉकडाउन के दौरान आपने देखा सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उसने सबसे पहले शराब के ठेके खोले, क्योंकि शराब से बहुत ज़्यादा टैक्स आता है। यही हालात उस समय के थे। तो अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए गांधी जी ने महिलाओं को जिम्मेदारी दी कि वो अंग्रेजी शराब की दुकानों के सामने धरना दें और किसी को शराब न खरीदने दें, जिससे कि अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाए। और देखिए इसका इतना बड़ा असर हुआ, भारतीयों ने जब इसमें हिस्सा लिया कि 1920 और 21 में जो विदेशी कपड़ा इंडिया में आ रहा था वो लगभग 100 करोड़ रुपए का आता था और एक साल बाद वो 50 करोड़ का रह गया। इतनी बड़ी उपलब्धि थी इस आंदोलन की। अंग्रेज परेशान हो गए। अंग्रेजों ने किसी भी तरीके से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, किंतु जो आंदोलन था भारतीय लोग जुड़ते चले गए। जुड़ने का कारण था अहिंसा, क्योंकि हिंसा तो करनी ही नहीं थी, केवल और केवल क्या करना था, नॉन कोऑपरेशन करना था, सहयोग नहीं देना था। इस दौरान बहुत सारी उपाधियां लोगों ने अंग्रेजों की दी हुई छोड़ दी। महात्मा गांधी ने शुरुआत ही अपनी उपाधि छोड़कर करी। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने छोड़ दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने छोड़ दी। न जाने कितने अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने अंग्रेजों की कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। भाई जब वकील ही कोर्ट में नहीं जाएगा तो कोर्ट कैसे चलेगी। ये था सहयोग। इस प्रकार से अंग्रेज लोग बौखला गए। गांधी जी ने जो ये आंदोलन चलाया पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन आंदोलन पूरी तरीके से नॉन वॉयलेंस के ऊपर बेस्ड था। लेकिन भारत के बहुत सारे समूह ऐसे थे यहाँ पर जो पूरी तरीके से गांधी जी का अनुसरण नहीं कर रहे थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित थे, गांधी जी से प्रेरणा ली हुए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपकी किताब में दिया हुआ है, पीजेंट्स ऑफ अवध। अवध हमारा लखनऊ वाला एरिया है। यहाँ पर जो किसान थे उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या क्या थी, यहाँ के मोस्टली किसान किराएदार थे अपनी ज़मीनों पर, और जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा किराया वसूलते थे। इन किसानों का टेन्योर फिक्स नहीं था, कार्यकाल। जब तक वो जमींदार चाहते थे रखते थे तो निकाल देते थे।
और इन किसानों से बेगार कराते थे। बेगार एक न्यू वर्ड्स में दे रखा है, आपकी बुक में पढ़िएगा। बेगार क्या है? किसी से काम करवा लेना लेकिन उसको पैसा नहीं देना, वो बेगार करवाते थे। तो बहुत परेशान थे ये लोग। यहाँ पर एक इनको नेता मिल गया लोकल, जिसका नाम था बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र था कौन? ये कभी फिजी में गया था और वहाँ पर इंडेंचर लेबर के रूप में वर्क करके आया था। तो विदेश से लौट कर आया था, इसलिए बड़ी उस समय इज्जत थी इसकी। इसने क्या करा, वहाँ पर किसान अवध किसान सभा का निर्माण किया। बाद में नेहरू जी भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी इनको सहयोग किया। और अवध किसान सभा के बाद पूरे एरिया में किसान सभा बन गई और उन्होंने ये निश्चय किया कि हम रेंट नहीं देंगे, हम जो तालुकेदार हैं और जमींदार हैं उनके लिए बेगार नहीं करेंगे। और उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब यही था कि हमसे बेगार ना कराया जाए, हमारे रेंट कम कर दिए जाएं, यही भी नहीं था स्वतंत्रता का उनके लिए। लेकिन ये जो आंदोलन था ये गांधी जी के नॉन वॉयलेंस पर बेस्ड नहीं रहा। प्रेरित तो गांधी जी से हुए, लेकिन उन्होंने जमींदारों के यहाँ पर, तालुकेदारों के यहाँ पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और लूटपाट शुरू कर दी। लेकिन फिर भी एक मायने में कहा जाए तो प्रेरित थे गांधी जी से ही, बेशक उन्होंने उनकी बात को न माना हो। देखिए, जनता तो जनता होती है। अभी बहुत जल्दी में ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि घरों में दीपक जलाइए। घर में जलाने के लिए कहा था। बहुत सारे वीडियोज आए कि लोग बाग मसाले लेकर सड़क पर निकल गए और हल्ला काटने लगे। तो जनता होती है। गांधी जी ने कहा अहिंसा, लेकिन अवध के क्षेत्रों ने अहिंसा को नहीं माना, बाकी सारी बात गांधी जी की मानी। इसके बाद दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। एक बहुत ही इंटरेस्ट व्यक्तित्व है जिसके विषय में आपने 9th में पढ़ा है, अलूवरी सीताराम राजू। आंध्र प्रदेश के गोडेन हिल्स में ये आदिवासी नेता था, ट्राइबल लीडर था और ये गांधी जी से बहुत प्रभावित था। ये कहा करता था कि गांधी राज आएगा और हमें गांधी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें शराब पीनी बंद कर देनी चाहिए। गांधी जी ने चलाया ना नॉन कॉपरेशन में कि नो लिक्वर, तो उसने भी कहा नो लिक्वर, हम शराब नहीं पिएंगे और सारी तरह से गांधी जी का अनुसरण करेंगे। लेकिन इसने भी कहा हम गांधी जी के अहिंसा को नहीं मानेंगे और इसने गोरिल्ला वारफेयर वहाँ पर चलाया। पहाड़ियों में छुप के बैठ जाते थे, हमले शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स के ऊपर। और इस प्रकार से हम देखें, प्रेरित तो गांधी जी से ही हुए लेकिन आंदोलन हिंसक हो गया। तीसरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इसी आंदोलन का। असम के चाय बागान में काम करने वाले लोग, वर्कर्स इन प्लांटेशंस, एक इमिग्रेशन इंग्लैंड एक्ट बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके द्वारा क्या था, कानून के द्वारा, कि कोई भी वर्कर जो काम करता है बागान में, वो अपनी मर्जी से बागान छोड़कर अपने घर नहीं जा सकता, उसे परमिशन लेनी होती थी और अंग्रेज परमिशन देते नहीं थे। तो जैसे ही गांधी जी ने बात करी कि यहाँ पर एक स्वराज आने वाला है, तो वर्कर्स ने भी सोचा कि स्वराज का शायद मतलब यही है कि हमें फ्रीली अपने घर जाने का मौका मिलेगा। और उन्होंने अंग्रेज़ों की बात मानने से मना कर दिया। अपने घरों से, अपने जहाँ पर बंद थे वो बागानों में, वहाँ से निकल पड़े। हालांकि वो अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए, बीच में पुलिस ने पकड़ लिया, पिटाई भी हुई, उन्हें बंद भी किया गया, लेकिन प्रेरित हुए। पूरा भारत जाग उठा इस आंदोलन से। यह आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन एक दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना ये थी कि 5 फरवरी को 1922 में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है चौरी चौरा, वहाँ पर जो आंदोलन करने वाली भीड़ थी वो हिंसक हो गई। हिंसक होने का कारण था कि वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में 2 महिलाएं और 3-4 बच्चे मर गए। उनकी डेड बॉडी देखकर वहाँ के लोगों पर अपने क्रोध पर बस नहीं रहा और उन्होंने वहाँ के थाने पर हमला कर दिया। जब थाने पर हमला किया, हमला करने के बाद में उसमें आग भी लगा दी। उस समय पुलिस थाने में 22 लोग थे, 22 पुलिस वाले वो जलकर मर गए। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने तुरंत स्टेटमेंट दिया कि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ और इस आंदोलन में हिंसा हो गई है, इसलिए इस आंदोलन को वापस लिया जाता है। गांधी जी के इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय बहुत लोगों को पसंद नहीं आया और शायद आज जो गांधी जी की नेगेटिव थिंकिंग सोच रखते हैं गांधी जी के लिए, वो भी इसको गलत मानते हैं। कुछ लोगों ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने तो स्टेटमेंट दिया
कि सफलता के हम बिल्कुल करीब आ गए थे और वहाँ से वापस लौटना बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। किंतु अगर हम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये गांधी जी का सबसे अच्छा निर्णय था। हम अभी बात करते हैं प्रेजेंट की। अभी आपने देखा कोरोना काल में इंदौर में पुलिस पर हमला किया कुछ लोगों ने। आप जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ उस हमले का? अगले दिन पूरी पुलिस फोर्स उस इलाके में गई, घर में से निकाल के लोगों को पीटा गया और मारा गया। अगर सपोज कर लीजिए इंदौर में अगर एक पुलिस वाला मर गया होता तो वहाँ क्या हाल होता? जबकि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत की पुलिस है। निश्चित रूप से पुलिस भी हिंसा करती और उस समय पुलिस के 22 लोग मरे थे। अगर ये आंदोलन चलता रहता तो अंग्रेज लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढकर हमला करवाते आंदोलनकारियों पर और न जाने कितने असंख्य आंदोलनकारी मरते। और जब आंदोलनकारी मरते तो भारत का जो संगठन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था वो टूट जाता, लोगों में भय व्याप्त हो जाता कि इतने लोग मारे गए थे उस समय और आगे कोई दूसरा आंदोलन अस्तित्व में ही नहीं आ पाता। इसलिए दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ महात्मा गांधी। वो हालात ऐसे थे, देखिए कोई भी निर्णय हालात के हिसाब से लिया जाता है। घर में बैठकर हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम खड़े होते हैं तो निर्णय सिचुएशन के हिसाब से लिया जाता है। मेरे हिसाब से निर्णय बिल्कुल ठीक था और आपको भी देखना सोचना चाहिए कि ये निर्णय वास्तव में बेस्ट था।